अब इसके आगे आते हैं, एक कहानी है, इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री है, हमारी हमारी हमारा इतिहास है ये। हालाँकि हम 2012 में भाग्यशाली थे, हम 1859 में नहीं थे। लंदन गुरुवार 1 सितंबर 1859 कॉलेरा हैजे का प्रकोप चल रहा था उस समय। देखिए पृथ्वी भी जो है वो हमें संकेत देती है, चिन्ह देती है। ऑलरेडी हैजा फैला हुआ था उस समय। हैजे से शहर तबाह हो गया था, लाखों लोग संक्रमित थे और हज़ारों की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी ओर प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा था। टेलीग्राफ की प्रणाली जनता के लिए उसी समय लाई गई थी। इस उपकरण का उपयोग करके लोग एक समान उपकरण से सैकड़ों मील दूर किसी से संवाद कर सकते थे। यहाँ और तब क्या हो रहा था, उसी दिन 30 वर्ष का एक शौकिया खगोल शास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन, तो ये खगोल शास्त्री है जिसके नाम पे कैरिंगटन का ये जो इवेंट है वो माना जाता है। वो रहस्य में डूबी एक चीज़ को देख रहा था। सूर्य धब्बों का अवलोकन करते हुए उसको 6 वर्ष हो चुके थे और उस अन्वेषण के दौरान उसने सोचा कि लोगों को अब फाइनली अब एहसास हो रहा है कि सूर्य कितना महत्वपूर्ण है। ये उसके मन में विचार चल रहे थे। कैरिंगटन ने सौर गतिविधियों पर नज़र रखने में बहुत समय बिताया था। लेकिन उस गुरुवार को की सुबह जब उनका ध्यान सूर्य पर था, अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी आँखों के सामने सफ़ेद प्रकाश आ गया हो। हालाँकि तब उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन कैरिंगटन ने उस समय 2 चमकीली सौर ज्वालाएँ देखी थीं, जिसका ये सन स्पॉट्स हैं, उसका एक चित्र है ये। जो उनको उस समय दिखी थी। जैसे ही वह हमेशा की तरह अपने काम पर लौटे, कुछ मिनट बाद वो क्या देखते हैं कि टेलीग्राफ के जो उपकरण हैं, जो लाइन्स हैं, पोल्स हैं, उनमें आग लग गई। सब सब और उस समय की वो एकमात्र संचार प्रणाली थी। तो वो सब फूँक गए। और उसके बाद क्या हुआ? दिस इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग। अन्य स्थानों पर वास्तव में कुछ विचित्र घटित हो रहा था। टेलीग्राफ बिना बिजली के ऐसे काम कर रहे थे मानो उनमें बिजली हो, जैसे वायुमंडल में कोई विद्युत आवेश विद्युत धारा को ट्रांसफर कर रहा हो। तो सोचिए, उस समय सिर्फ टेलीग्राफ ही एक बिजली से चलने वाले उपकरण थे और वो ऑलरेडी फूँक चुके थे। उनको जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स वगैरह थे, वो फूँक चुके थे। तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही थी? तो वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आ रही थी कि ऑलरेडी जो जो पृथ्वी का जो वातावरण था वहाँ पे और शायद पृथ्वी का चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी उत्पन्न हो गई थी कि वो अपने आप बह रही थी। तो ये तो एक बात है उस ज़माने की। अब हम सोचे कि आज के ज़माने में जहाँ हर कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, बिजली पे चलता है और ऐसा कुछ हो जाए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आई एम नॉट सेइंग होगा, होना चाहिए, पर हो जाए तो सोचिए इसका मानव पर क्या असर पड़ेगा? कि वो तो बहुत हल्की-सी इलेक्ट्रिसिटी थी, तो वो अपने आप ही काम कर रहे थे। बट ये एक देखने वाली चीज़ होगी क्योंकि आजकल तो हमारे फ़ोन से लेकर के, कार से लेकर के, लैपटॉप, कंप्यूटर, हमारा काम ही नहीं चलता बिजली के बगैर। तो इतनी जब बिजली होगी, तो कहीं ये ना हो कि वो हमारे शरीरों के थ्रू बहने लग जाए, इन व्हिच केस हम सब फ्राई हो जाएँगे हम। पता नहीं हम इसलिए कई बार कहा जाता है कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो जो बिल्कुल जंगल हैं या गाँव हैं जहाँ पे बिजली के उपकरण कम हैं, वहाँ पे रहना सबसे सेफ है। ताकि ये जो इलेक्ट्रिक करंट वग़ैरह का की जो स्थिति है वो ना बने। और यही जब भविष्य मालिका में कहा गया तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे होगा ये। और लेकिन जी। उस समय भविष्य मालिका में लिख दिया गया आज से 600 साल पहले। बड़ी आश्चर्य की बात है और देखिए सोचिए और ये हुआ है और ये रिकॉर्डेड है। कोई भी जाकर के आप में से जिसको और उत्सुकता है वो मैं तो आई वुड एप्रिशिएट आप जाएँ और देखिए और भी खोज करें इन चीज़ों पर। तो 1859 का कैरिंगटन इवेंट ये पूरा दिया हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब लोग जागे तो उन्हें पृथ्वी पर लगभग हर जगह आकाश में ध्रुवीय रोशनी ये इस तरह की जैसे फ़ोटोज़ में दिया हुआ है, जिनको ऑरोरा बोलते हैं। AURORA जैसे वो नॉर्दर्न लाइट्स होती है ना, अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे तो बड़ा टूरिज़्म चलता है ये नॉर्दर्न लाइट्स देखने को। तो जो उत्तरी होते हैं उसको ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं और जो दक्षिणी होती हैं ये लाइट्स इनको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं।
तो उन्हें इस तरह जब लोग सो के उठे तो उन्हें इस तरह की रोशनी दिखी। रिपोर्ट्स के अनुसार जब लोग जागे तो उन्हें पृथ्वी पर लगभग हर जगह आकाश में ध्रुवीय रोशनी ऑरोरा का अनुभव हुआ। रात के समय ऑरोरा इतने प्रकाशवान थे कि आप उन पे पुस्तक पढ़ सकते थे। मतलब इतनी रोशनी थी। और यही महाभारत में भी आया है कि वेदव्यास जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि रात और दिन में मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा। मैं आगे श्लोक बताऊँगी। आगे बढ़ते हैं। लोग हर जगह एकत्र हो गए, समान रूप से भयभीत और स्तब्ध होकर घूरने लगे आकाश की ओर। कुछ स्थानों पर लाल प्रकाश दिखाई दिया क्योंकि वे चमकीले विन्यास को प्रतिबिंबित कर रहे थे, इस तरह का कुछ। वर्जीनिया में हाँ, ये इसको छोड़ते हैं। फिर अधिकांश लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे क्या देख रहे थे। केवल यही अनुमान लगा सकते थे कि यह किसी प्रकार से दुनिया का अंत है, ऐसा उन्हें लगा। हालिया पोस्ट एपोक्लिप्टिक अध्ययनों के अनुसार यह पिछले 500 वर्षों में सबसे शक्तिशाली सौर ज्वाला थी। तब से सूर्य के सौर चक्र में सौर निम्न और उच्च के हर 11 साल में लगभग 2000 सौर ज्वालाएं होती हैं। हालांकि सभी कैरिंगटन घटना जितनी शक्तिशाली नहीं होती। तो हर 11 साल में लगभग 2000 सौर ज्वालाएं होती हैं और सोलर फ्लेयर की शक्ति हाँ, जो ये सोलर फ्लेयर्स होते हैं इनको अलग-अलग क्लास में विभाजित किया जाता है। जो उनका जो इंटेंसिटी है उसके आधार पर होता है। ए क्लास, बी क्लास ऐसे सब होते हैं। तो सबसे विनाशकारी प्रकार की जो सोलर फ्लेयर होती है वो एक्स क्लास बोलते हैं उसको, एक्स क्लास सोलर फ्लेयर की होती है, जो विद्युत और संचार इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखती है। ऐसा माना जाता है कि एक्स क्लास सोलर फ्लेयर साल में लगभग 10 बार होती हैं और 1 अरब हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ये बहुत ही डरावना है। सोचिए अगर ऐसा कुछ पृथ्वी पे आकर टकरा जाए तो। पिछला सौर अधिकतम 2014 में था, इसलिए अगला सौर अधिकतम 2025 में होगा। देखिए ये भी 2025 बता रहे हैं, जब हम कब से सुन रहे हैं 2025 में युद्ध का होगा, शनि मीन राशि में आएगा और ये भी है सौर वाला जो है सौर ज्वाला 2025 में। ना ज्योतिष वाली बात वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 25 में स्थिति खराब हो जाएगी। जी, यहाँ से भी यही गणना आ रही है। अब दुनिया का बहुत सारा बुनियादी ढांचा सिर्फ टेलीग्राफ सिस्टम की तुलना में बिजली पर निर्भर है। यदि आज की पृथ्वी पर कोई तेज सौर तूफान आएगा तो अब तक के सबसे व्यापक ब्लैकआउट का अनुभव होगा। फिर ये बहुत भयानक है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अच्छा, अब भगवान ना करे पर कभी अपने जीवन में, अपने लाइफ टाइम में अगर आप लोगों को ISDS जो देख रहे हैं, इस तरह की कुछ आपको प्रकाश दिखाई दे आकाश में, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या हो रहा है। बिजली, संचार उपग्रह और अधिकांश आधुनिक उपकरण सभी एक साथ विफल हो जाएंगे। शहरों में यातायात नियंत्रण नहीं होगा, अस्पताल में अंधेरा हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप सोचिए सारा हमारा ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन होता है, वो कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। बैंक खाते शायद पूरी तरह से खत्म हो जाए और आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स जो सप्लाई चेन नेटवर्क होता है वो तो ध्वस्त हो ही जाएगा। ये तो मतलब मुझे आश्चर्य है, यही सब भविष्य मालिका में था तो सारे लोग कह रहे थे क्या ये बकवास का हो रहा है, क्या ये कर रहे हैं, अब यही वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने आज इस चीज के बारे में बात करने का सोचा। लेकिन सबसे भयानक हिस्सा जमीन पर नहीं बल्कि आकाश में घटित होगा। किसी भी समय हवाई क्षेत्र में 20,000 तक विमान होते हैं। ये सभी GPS पर निर्भर हैं। एक अभूतपूर्व आपदा होगी जब हो सकती है और जब सारे GPS बंद कर दे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी शायद काम ना करे उसके बारे में, तो जब उनको नेविगेशन ही नहीं मिल पाएगा प्लेन्स को, तो वो बेचारे कैसे सेफली लैंड कर पाएंगे आप सोचिए। तो हो सकता है कुछ शायद लैंड कर जाए और कुछ शायद ना हो। बहुत ही भयानक है ये। और लोग कहते हैं कल्कि जी सफेद घोड़े पर आएंगे, वो क्यों आएंगे? तो वो इसीलिए आएंगे क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाए और हमको वापस ये बात भी काफी लोग उठाते हैं कि आज के समय में घोड़े पर क्यों आएंगे। तो ये देखिए वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो आप जो कह रही हैं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो सकता है। बिल्कुल। और वो वही मुझे कारण समझ आ रहा है अब मुझे, क्योंकि मैं भी ये सोचती थी
इतना आधुनिक युग है, अब तो इतने एक से एक मिसाइल्स है, इतने एक से एक ड्रोन्स हैं हमारे पास में, पूरा वॉरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट हम इस ज़माने में कल्कि देव घोड़े पे क्यों आएँगे? जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा तब मुझे समझ आया कि हो सकता है ऐसा कुछ हो और उसके बाद कल्कि देव आएँगे, जब ये सब कुछ चल ही ना पाए। बड़े पैमाने पर दुनिया को प्रौद्योगिकी के मामले में सैकड़ों साल पीछे धकेला जा सकता है। अगर ये केवल घटना की अवधि के लिए भी हो तो ठीक है, पर ये घटना तो हो जाएगी और सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर यदि घटना से पहले पावर ग्रिडों की को उनकी सुरक्षा के लिए बंद नहीं किया गया तो वो भी पूरे जल बुन जाएँगे। कुछ बिजली उपकरणों के आकार को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि सबसे खराब वर्स्ट केस सिनेरियो में पूरी तरह से उबरने में 10 साल तक का समय लग सकता है। तो कहते हैं तूफान के आकार और दुनिया में कहाँ टकराता है इसके आधार पर या तो कोई कॉन्टिनेंट को वो कर सकता है या हो सकता है पूरी पृथ्वी पर विनाश हो सकता है। क्या हम एक्स क्लास के सौर तूफान के कारण होने वाली विश्वव्यापी बिजली कटौती के लिए तैयार हैं? ये एक प्रश्न है हमें सोचना चाहिए। तो इसको हम सौर तूफान को, सौर ज्वाला को, सोलर फ्लेयर को एक साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक्स में, जैसे आप समझिए कि एक भगोना है, उसमें कोई द्रव्य पदार्थ उबल रहा है और वो उबल रहा है और आपको ये नहीं पता कि उसमें से जो अगला बुलबुला है, जो निकलेगा द्रव्य का, वो कब निकलेगा, उसमें से उस भगोने में कौन से स्थान से निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, कितनी दूरी तक, हमें नहीं पता। इट इज़ वेरी, वेरी अनप्रेडिक्टेबल और इसीलिए सूर्य की जो गतिविधियाँ हैं, उनको पढ़ने के लिए नासा ने तो ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है, सोलर ऑब्जर्वेटरी जैसे यहाँ पे पीछे नाम आया था और अब इसरो ने भी मिशन आदित्ययान था, वो हाँ, आदित्य मिशन है। हाँ, तो अब हो सकता है हमें इन चीज़ों के बारे में पहले जानकारी मिल जाए ताकि हम एटलीस्ट बच तो नहीं सकते क्योंकि वो आएगा ही पृथ्वी पे, पर हम हो सकता है अपने उपकरण बंद कर लें, थोड़े सेफ्टी मेजर्स ले लें, हो सकता है। लास्ट ये है कि ये देखिए, ये फ़ोटो में ये यहाँ पे इसलिए है कि हम पृथ्वी यहाँ पे दिख भी नहीं रही है और ये सिर्फ़ हमारा मिल्की वे है और हम इतने छोटे हैं। मतलब कुछ भी बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही हैं जिसकी वज़ह से हम पृथ्वी पर टिक पा रहे हैं मानव जीवन में। और अगर एक भी चीज़ जैसे ये सौर ज्वाला आ गई या कहीं से उल्का पिंड आ गया, कुछ भी हो गया, तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएँगे। इसीलिए हम बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं प्रभु से।